वेरी वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी फॉर सक्सेस। मैं शिवम विश्वकर्मा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 12th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में, जहां हमने 12th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी को ओपन किया था और हम इसके तीसरे चैप्टर को जो है पढ़ रहे थे, जो है बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। इसके ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को वॉच कीजिए, तथा आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आगे के टॉपिक्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएँ और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते चलने हैं। तो आइए हम अपने आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं इस पार्ट में जो है पढ़ने थे, जैसे एक गतिशील ग्रंथ के रूप में महाभारत, इसके अलावा महाभारत से संबंधित स्थल हस्तिनापुर, इसके अलावा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, विवाह एवं विवाह के नियम, विवाह के प्रकार, स्त्री का गोत्र एवं गोत्र व्यवस्था, सातवाहन शासकों के मात्र नामों का रहस्य। इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज हमें जानना था कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, कैसे ये संचालित होती थी, कितने वर्ण थे, इसके बाद फिर वर्ण थे तो बावजूद इसके जातियों का उद्भव क्यों हुआ, जातियों की संकल्पना कैसे आई, और जब जातियां आई तो कैसे ये एक के दो, दो से चार और चार से आठ होती गई, फिर कैसे इसमें अस्पृश्यता का जो है भाव आया, कैसे इसमें छुआछूत जैसी बुराई आ गई। फिर हम देखेंगे कि संपत्ति और लिंग जो है जेंडर बेस्ड वर्क क्या संबंध थे प्राचीन भारत में। देखेंगे कि संपत्ति लोग कैसे अर्जित करते थे और कौन कौन संपत्ति को किस मात्रा में धारित कर सकता था। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक्स को शुरुआत करते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब हम देखेंगे वर्ण एवं जाति व्यवस्था। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी और कैसे ये चर्चा में आई। तो प्राचीन काल में लोगों को उनके कर्म के आधार पर कुछ वर्गों में विभाजित किया गया था। उन वर्गों को वर्ण कहा गया। ऐसा माना जाता है कि वर्ण शब्द वर्ण से बना है, जिसका अर्थ होता है चयन करना, यानी कि जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार के कर्म का चयन किया है उसे उसी वर्ण का मान लिया जाता था। जैसे जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में गए, जिन्होंने पठन पाठन को अपना मुख्य पेशा बनाया, वो ब्राह्मण कहलाए। जिन्होंने समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली तथा प्रशासन शासन को संभाला, वे क्षत्रिय कहलाए। इसके साथ ही एक तीसरा वर्ग भी उभरकर सामने आया, जैसे व्यापार एवं वाणिज्य को संभालना, इसे वैश्य वर्ग कहा गया। इसके अलावा जो है प्रारंभिक जो है वैदिक काल में या कहें पूर्व वैदिक काल में ये तीन ही वर्णों की चर्चा में मिलती है। ठीक है। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में एक चौथे वर्ण की अवधारणा इसमें जुड़ती है, जिसे शूद्र कहा गया। इस वर्ण के लोगों का कार्य था अन्य सभी जो वर्ण है, ऊपर के तीन वर्ण हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, जैसे दास की सेवा, जैसे अन्य छोटी मोटी सेवाएं। तो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में अब मैंने आपको बताया कि कर्म यानी वर्ण पर आधारित थी कि किसने किस प्रकार के कर्म का वर्ण किया है। परंतु धीरे धीरे आगे चलकर वर्ण व्यवस्था में रिजिडनेस आती गई और वर्ण व्यवस्था स्थायी होती चली गई। अब वर्ण व्यवस्था वर्ण यानी चयन के आधार से हटकर, कर्म के आधार से हटकर वह जन्म के आधार पर निश्चित होने लगी। यानी कि यदि आपके पिता ब्राह्मण वर्ण के हैं और आपका उनके कुल में जन्म हुआ है तो आप भी ब्राह्मण ही बनेंगे। इसके अलावा इसी प्रकार से अन्य वर्णों के लिए भी व्यवस्थाएं हो गई, यानी कि जिस वर्ण के माता पिता है उनके बच्चों का वर्ण भी वही होगा, और अब इसमें जीवन पर्यंत कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी थी कि आपको अपने वर्ण में ही विवाह करना होगा और आपको अपने वर्ण से संबंधित पेशा ही अपनाना होगा। तो वर्ण व्यवस्था चल ही रही थी कि तभी आप जानते हैं कि भारत में जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वैदिक व्यवस्था से साम्य नहीं रखते थे, जो जनजातीय लोग थे। अब किस प्रकार से इन जनजातीय लोगों को वैदिक समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तथा इसके साथ ही कुछ विदेशी लोग भी आ रहे थे, तो उन्हें भी वैदिक समाज की मुख्य धारा में जोड़ना था। इसके लिए जाति व्यवस्था के कंसेप्ट का उदय हुआ, जिसमें ये माना गया कि जिस व्यक्ति जो है जिस जाति से संबंधित हुए
वह उसी जाति में विवाह करेगा, उसी जाति का वर्ण जो है कर्म का वर्ण करेगा। इस कारण से जो है नवीन नवीन लोगों की समाज की मुख्य धारा में जुड़ने एवं नवीन पेशों के उदय के साथ भी नई नई जातियों का उदय हुआ और जातियां असंख्य संख्या में फैल गईं। तो इस प्रकार से ये जाति व्यवस्था वह समय के साथ चली। अब इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जाति या कहें वर्ण के अपने जो है नियमों के विपरीत आगे बढ़कर वे अन्य लोगों का व्यवसाय करने लगते थे या अन्य वर्णों के जो है महिला या पुरुष से विवाह करने लगते थे। इससे वर्ण संकर की अवधारणा उत्पन्न हुई तथा इसने भी जातियों की संख्या को बढ़ाने में योगदान दिया। साथ ही इन वर्ण संकरों को प्रदूषित माना गया था और इनके इनको ही अंत्यज या जिन्हें कहा सकते हैं कि अस्पृश्य माना जाने लगा तथा इन्हें समाज के मुख्य निवास स्थलों में निवास करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, बल्कि इनसे कहा जाता था कि इन्हें बस्तियों के बाहर रहना होगा तथा जो सबसे नीच कहे जाने वाले कर्मों को करना होगा। इस प्रकार से समाज में चांडाल जैसे समुदायों का उदय होता है, जिन्हें प्राचीन काल से ही अस्पृश्य माना जाता था और इन्हें कहा जाता था कि अब तुम शमशान में रहो तथा शमशान में रहकर ही अपनी जीविका का अर्जन करो। तो ये थी अब तक की जो है प्राचीन काल की सामाजिक संरचना। यही सामाजिक संरचना लंबे समय तक चलती रही और वर्तमान में भी किसी न किसी रूप में सरवाइव कर रही है। अगर आप देखें तो वर्तमान में भी आप जाति व्यवस्था देख सकते हैं। वर्तमान में भी आप कई सारी चीज़ों को जो है वैदिक काल की वर्तमान में भी जीवंत देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि उस समय में संपत्ति एवं लिंग का क्या संबंध था। आप जानते हैं कि संपत्ति पर जिसका अधिकार होता है उसकी प्रधानता होती है। प्रारंभ से ही महिला एवं पुरुष दो लिंग थे और इन दोनों जो है स्टार्टिंग में प्रारंभ में एक साम्य था, क्योंकि पुरुष जो है कृषि कार्य करते थे, शिकार करते थे और महिलाएं संग्रहण का कार्य करती थी। तब उतनी ज़्यादा जो है इनमें विभाजन नहीं था, परंतु जैसे जैसे निजी संपत्ति का कंसेप्ट विकसित हुआ, जैसे जैसे जो है अधिकारों में वृद्धि हुई, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को घरों के कामों में लगाया जाने लगा और पुरुष बाहर दुनिया पर अपना कब्जा करते गए। इसी के साथ ही उस काल में संपत्ति पर भी यही प्रक्रिया लागू होती है। संपत्ति अधिकाधिक पुरुषों के हाथों में संकेंद्रित होती गई और इसमें भी अगर आप वर्ण व्यवस्था को संभाल कर देखें तो पता चलता है कि प्रत्येक वर्ण में महिलाओं की स्थिति उनके समकक्ष पुरुषों की तुलना में कमजोर रही है। उनके पास कम आर्थिक अधिकार होते थे, उनके पास कम आगे बढ़ने के अवसर होते थे। इस प्रकार से जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि पुरुषों को संपत्ति अर्जित करने के लिए 7 तरीकों के जो है उपयोग कर सकते हैं तथा महिलाओं के लिए संपत्ति अर्जित करने के तरीके 6 माने गए। इसके साथ ही एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जो आपकी किताब में डायरेक्ट नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझें। जो कंसेप्ट है स्त्री धन का, अर्थात महिला को उसके पति से, उसके पुत्र से, उसके माता पिता से प्राप्त धन, अर्थात वैसा धन जिस पर महिला का अनन्य अधिकार होता था, उसे स्त्री धन कहा जाता था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जेंडर के बेस पर पुरुषों के पास ज़्यादा संपत्ति होती थी और महिलाओं के पास लगभग नगण्य संपत्ति ही होती थी। इसी के साथ ये सारे जो है चैप्टर्स हमारे ख़त्म हो गए हैं और ये चैप्टर 3 जिसे हम कहते हैं बंधुत्व जाति एवं वर्ग अब समाप्त हो चुका है। आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है और नोट्स भी बना लेना है ताकि आपको अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर प्रदर्शन करने में सफलता मिल सके। जुड़े रहिए T4 के साथ। T4 के इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिए शेयर। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ T4।